हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट की मिस्टेक्स के बारे में। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैंने मिस्टेक नंबर 1 रखी है लोगों को बेंच प्रेस में। लोगों को बेंच प्रेस करने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो दरअसल होता ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि बेंच प्रेस में एंगल कैसे रखना अपने हैंड का। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने हाथ के एंगल को 90 डिग्री के पास में रखते हैं जितना, वो आपके शोल्डर को हिट कर सकता है। तो जैसे ही आप उसको अप करते हैं, आपका एंगल आपके ऑब्लिक से जब एंगल 90 डिग्री का रहता है, तो जब आप प्रेसिंग मूवमेंट, जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट में आते हैं तो आपका शोल्डर एक्सटेंड होने लगता है। तो जो प्रेशर होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है आपके शोल्डर के ऊपर, यानी आपका जो फोकस होता है वो चेस्ट से हटकर आपके शोल्डर पे आ जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करें, आपका एंगल कैसा होना चाहिए हाथ का और फॉर्म क्या है, वो चलिए देखते हैं बेंच प्रेस में। सबसे पहले जब आप लेटते हैं, अगर जब आप पोस्चर में आते हैं तो अपने चेस्ट को अप रखना है और अपने बैक पे यहाँ पर आर्म को मेंटेन करके रखना और शोल्डर को रिट्रैक्ट पोजीशन में रखना है। मतलब आप लेटेंगे तो इस पोस्चर में ही आपको लेटना है। चलिए देखते हैं कैसे। इस पोस्चर में आपको ऐसे करके रिट्रैक्ट करके लेटना है। तो शोल्डर को अपने जो आपकी जो बैक है, ये लोअर बैक है, उसको इस पोस्चर में। चलिए देखते हैं। चेस्ट अब आपका जो शोल्डर है, शोल्डर को इस पे आपकी बेंच के ऊपर टिका के रखना है। आपका ये पोस्चर पहले रहता है, इस पोस्चर से आप इस पोस्चर में आएंगे और आपका जो हाथ का एंगल होगा वो आपको अंदर की तरफ रखना है। देन प्रेस, देन प्रेस, देन प्रेस। बेंच प्रेस करते समय एक चीज़ जरूर याद रखनी है, जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट पे आते हैं तो आपकी जो रॉड होती है वो रॉड आपके निप्पल, फ्लैट बेंच की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो चेस्ट का है, आपका जो निप्पल है उसके ऊपर या उसके बराबर पे टच करके फिर आपको प्रेसिंग मूवमेंट लेना है। होगा ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो आपका चेस्ट पे बढ़ जाएगा और एंगल जो आपका जो हाथ का एंगल था 90 डिग्री से इनवर्ट, ये आपकी प्रेसिंग मूवमेंट होगी। इसी को आप फॉलो करेंगे तभी आपके जो चेस्ट में पूरा प्रेशर आएगा वेट को जज करते हुए। अगर आप वेट को ज़्यादा हैवी लेते हुए और आपके शोल्डर के ऊपर आएंगे तो आपके शोल्डर में इंजरी हो जाएगी। डेफिनेटली होती है, बहुत लोग को देखा बाद में बोलते हैं कि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है चेस्ट करने के बाद। वो रीज़न यही होता है क्योंकि लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। बहुत लोग को इंक्लाइन बेंच प्रेस करने में बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ ये होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने रॉड की प्लेसिंग कहाँ पर करनी है। मतलब रॉड को जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट में आते हैं तो आपको प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सेम वही चीज़ फ्लैट बेंच वाली गलती करते हैं, मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं कि वो अपने इसको, बहुत लोग का मानना ये होता है कि अगर आपका अपर पे हिट करना है, इंक्लाइन बेंच प्रेस अपर चेस्ट पे यानी अपर बैक पे आपके हिट करती है, वहाँ पर हिट करना है तो आपको हाथ को थोड़ा सा एंगल अप रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंगल आपको अपने ही करना पड़ता है, 90 डिग्री बराबर नहीं करता। सेम वही चीज़ जो है कि आपका शोल्डर पे जाएगा। आपका जो पोस्चर रहेगा, इंक्लाइन हो चाहे कोई भी हो, बेंच प्रेस हो, आपका जो भी पोस्चर होगा, जो आपका एंगल होगा आपके चेस्ट और हाथ के बीच का, वो हमेशा 60 या फिर 65-70 के आसपास ही एंगल रहना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाते हैं, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, वो एंगल आपका शोल्डर पे ही हिट करेगा। रॉड की प्लेसिंग ऐसी होती है कि रॉड को आपके निप्पल के ऊपर, यानी आपका जो नेक और जो अपर चेस्ट है उसके यहाँ पर आपको रॉड की प्लेसिंग करनी होती है। और जब प्लेस आप अप करते हैं तो उसको थोड़ा सा प्लेसिंग यहाँ पर आएगी, मतलब ये समझिए रॉड है,
तो आपकी इसेंट्रिक मूवमेंट यहाँ पर आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यानी ये मूवमेंट आएगा, यानी थोड़ा सा कर्व बनेगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये मूवमेंट यहाँ पर आया इसेंट्रिक, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो आपका होगा मोशन होगा वो कर्वी मोशन होगा। ये तभी आपके अपर पैक पे ही हिट होगा, नहीं तो फिर आपका वही सेम फ्लैट बेंच की तरह ही आपका होने लगेगा। तो चलिए एक बार पोस्चर देख लेते हैं। फ्लैट बेंच की तरह ही आपका पोस्चर रहेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा था ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली फॉर्म क्या होती है। चलिए आप बात करते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस की। डिक्लाइन बेंच प्रेस पे फॉर्म और पोस्चर, ये जो आपका डिक्लाइन बेंच प्रेस होता है वो आपके लोअर चेस्ट पे वर्क करता है। मतलब आपका जो ये जो पार्ट होता है चेस्ट का, यहाँ से लेकर यहाँ आपका नीचे से, तो ये जो मसल होती है इसे लोअर पैक बोलते हैं, वो लोअर पैक पे ही काम करता है। इससे हम यहाँ पर इस मसल को हिट करते हैं। गलती क्या होती है यहाँ पर, गलती ये होती है लोगों से कि इसमें जब पहले तो बहुत ज़्यादा वेट लगाते हैं। वेट तो आपको वैसे ही मॉडरेट रखना चाहिए। अगर आपको हाइपोट्रॉफी में जाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो 10 से 12 रेपिटेशन तो होना ही चाहिए, वो तो है ही। लेकिन इसमें लोग गलती ये करते हैं कि अपने हाथ के एंगल को समझ नहीं पा रहे होते हैं, कि क्योंकि ये पोस्चर थोड़ा डिक्लाइन बेंच प्रेस थोड़ा सा नीचे के लिए होता है, नीचे स्लोप जाता है इसमें। तो होता ये है कि लोग इसको प्रेस की मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं सही से। तो इसका पोस्चर देख लेते हैं। सेम वही चीज़ रहेगी, आपका हाथ का एंगल ऐसे ही रहेगा। अगर आप हाथ के एंगल को बढ़ा देंगे तो आपका शोल्डर पे आएगा। दूसरी बात, इस पे लोग जब लेट के करते हैं तो लोग गिराने लगते हैं। गिराना नहीं है, बॉडी से टच होते हुए थोड़ा सा जितना पास रखते हुए ऐसे आना है, इससे नीचे जाना भी नहीं चाहिए। बहुत तो क्या करते हैं, नेक तक लाने की कोशिश करते हैं इसको, रॉड को, तो नेक तक नहीं लेके आना। नेक पे लाते हैं तो आपका शोल्डर ही इन्वॉल्व हो जाता है। सेम चीज़, नेक तक नहीं लाना है आपको, जहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ करता है वहाँ तक जाना। उसके बाद फिर आपको प्रेसिंग मूवमेंट परफॉर्म करना है। चलिए देखते हैं इसको। डिक्लाइन बेंच प्रेस में यही आपको दिखाया मैंने कि आपका जो मूवमेंट होगा वो यहाँ तक ही जाएगा, मतलब आपकी रॉड यहाँ तक ही आएगी, एसेंट्रिक मूवमेंट। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे तो आपके नेक तक आएगा, और सेम वही चीज़ आपके शोल्डर पे मूवमेंट आएगा। अभी लाइट वेट था बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप हैवी जाते हैं, मॉडरेट वेट में जब जाते हैं तो आपकी इसमें गलतियाँ होने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, और इससे भी लोगों के में काफ़ी शोल्डर में इंजरी आती है, काफ़ी नोटिस किया है मैंने। चलिए अब बात करते हैं ये फ्लाई की। केबल फ्लाई, जो हमारा केबल फ्लाई होता है उसमें लोगों की मिस्टेक्स ये होती है कि मेन लोग इस पर फोकस करते हैं, अपने चेस्ट को फोकस ना करके अपने शोल्डर पे ही आने लगते हैं। मेन वही चीज़ लोगों ने काफ़ी इसको सोचा है कि ये दरअसल आइसोलेशन एक्सरसाइज होती है। आइसोलेशन में क्या होता है, आपको स्ट्रेंथ नहीं चेक करनी है अपनी, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, मतलब आपकी मसल को हिट करना है हाइपोट्रॉफी के लिए। तो कम से कम नहीं तो 10 से 12 रेपिटेशन कम से कम होने चाहिए। इसमें 15 भी जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके
जो हम बेंच प्रेस वगैरह यूज़ करते हैं वो मसल ग्रोथ के लिए होता है, और जो फास्ट ट्विच फाइबर के लिए, मतलब जिससे मसल ग्रोथ होती है। और जो ये इंक्लाइन वगैरह जो होता है वो अब मसल को मैक्सिमम पंप देने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो जब आप हैवी लगाते हैं और 5 से 6 रेप में ही जाते हैं, तो 5 से 6 रेप आपका इसके लिए इनफ नहीं है फ्लाई के लिए, क्योंकि आपका आइसोलेशन आपको नहीं देगा ये। 5 से 6 बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसका रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका मूवमेंट क्या है। बहुत लोग ऊपर ज़्यादा करते हैं, बहुत लोग ज़्यादा नीचे करते हैं, वो अपर और लोअर के लिए होता है। लेकिन अगर आपको पूरे चेस्ट पे इफ़ेक्ट लाना है, पूरे चेस्ट पे को अपर लोअर और मिड सबको हिट करना है एक ही एक्सरसाइज में, तो वो उसके लिए हम एंगल देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो वेट आपको कम लेना है, जिससे आपके 12-15 रेपिटेशन निकल सकें। मिनिमम 10 निकले, लेकिन 15 तक भी आप जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जब हम इसेंट्रिक मूवमेंट में जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं, तो अपने हाथ को जब इसेंट्रिक मूवमेंट में, तो हल्का सा हाथ हमारा स्लाइटली बेंड होता है, इतना बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है, स्लाइटली बेंड होता है। और जब आपको ट्राई करना है, जब कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है तो अपने हाथ को पूरा सीधा कर लीजिए, यानी अपने शोल्डर से आपका जो आर्म और शोल्डर है दोनों, उससे आपको स्क्वीज़ करना है अपने चेस्ट को। तो जब चेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं आइसोलेशन के लिए, तब आप देखिएगा आपको पंप कैसा फील होता है। बहुत अच्छा पंप फील होगा। या तो 5 से 6 रेपिटेशन में और बिना स्क्वीजिंग के अगर आप करते हैं, तो आप आइसोलेशन एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हैं, ये आप वेस्ट कर रहे हैं फ्लाई को, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं साथ में। अब मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसमें लोग मिस्टेक करते हैं, पुल ओवर। आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, तो ये फिनिशर एक्सरसाइज होती है। लेकिन लोग इसमें गलती करते हैं, बहुत हैवी वेट लेते हैं। दूसरी बात, ये दरअसल लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको दरअसल ये एक्सरसाइज पुल ओवर बैक और चेस्ट दोनों के लिए होती है। बस हाथ का एंगल सेट होता है, उसी से आपका डिसाइड होता है कि आपके बैक पे प्रेशर आने वाला है या फिर चेस्ट में आने वाला है। अगर आप चेस्ट के लिए इसको कर रहे हैं, पुल ओवर एक्सरसाइज बहुत अच्छी है चेस्ट के पूरे डेवलपमेंट के लिए, पूरा स्ट्रेचिंग के लिए आपकी बहुत अच्छा स्ट्रेच देती है पूरे आपके चेस्ट को। अगर आप चेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो हाथों को एंगल को इंटरनली, मतलब आपके एल्बो को इंटरनली रोटेट करके फिर आपको इसको परफॉर्म करना होता है। और अगर आप बैक के लिए करते हैं, तो बैक के लिए आपको फ्लेयर देना होता है अपने हाथ को। उसके बाद फिर आपका ऑब्लिक से लेकर पूरा बैक आपका पॉपअप होता है। लेकिन हम यहाँ पर चेस्ट के लिए बात करें, तो देखते हैं कि चेस्ट के लिए कैसे परफॉर्मेंस करनी है। हाँ, इसमें पॉस्चर की बात करता हूँ कि जब आप लेट रहे होते हैं, पॉस्चर अपने बेंच पे पॉस्चर ले रहे होते हैं, तो अपने जो आपका जो लैब होगा, वो लैब को आपको नीचे की तरफ ही रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा अपने शोल्डर को पीछे की तरफ गिरा लेते हैं और लैब को उठा लेते हैं। तो लैब को आपको नहीं उठाना है, क्योंकि अगर लैब को उठाते हैं तो आपका स्टैंड मेंटेन नहीं रहेगा और आपका पॉस्चर डिसबैलेंस पोजीशन में रहेगा। तो देखते हैं, आपका जो शोल्डर होता है, नेक और शोल्डर, ये आपका प्लेस होगा आपके बेंच के ऊपर। बेंच के ऊपर प्लेस करने के बाद आपका लैब नीचे की तरफ रहेगा। डंबल को आपको होल्ड करना है, डायमंड ग्रिप रहेगी आपकी। अपने हाथों को इंटरनली रोटेट करें। उसके बाद इस एक्सरसाइज में अपने शोल्डर से हाथ
दोनों शोल्डर से अपने चेस्ट को स्क्वीज़ करके रखना रहता है, इसीलिए इसको इंटरनली रोटेट कराया जाता है। आपका मेथड ही यही है कि इसको जब स्क्वीज़ करके रखते हैं और फिर जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका पूरा चेस्ट स्क्वीज़ होते हुए स्ट्रेच होता है, तो आपको बेटर पंप मिलेगा। और ये फिनिशर एक्सरसाइज इसीलिए होती है, पूरे ओवरऑल आपके चेस्ट को स्ट्रेच करने के लिए। तो और हाँ, एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि जब आपको चेस्ट को परफॉर्म करना है, चेस्ट के लिए आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हर बार आपको अपना मैक्स टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 1 मैक्स रैप हर सेशन में आपको लगाना है। जैसे हफ्ते में एक बार आप अपने चेस्ट को हिट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको हैवी ही लगाना है। आप भले आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज़ करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार सेम वेट पर, मतलब जैसे कि आप 100 kg पर आपका 1 मैक्स रैप है तो आप 100 kg हर बार लगा रहे हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको 60% या 70% तक ही जाना है हर बारी। फिर 2 से 3 हफ्ते बाद अपना मैक्स टेस्ट करिए, या फिर थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करके ट्राई करिए, तो ही आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका जो मसल भी गेन होगा। ऐसे नहीं, बहुत लोग के दिमाग में होता है कि हैवी लिफ्टिंग करनी है, हैवी लिफ्ट करोगे तो ही आपका मसल बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो तब अप्लाई होता है कि आपको समझना है कि आपके लिए हैवी क्या है। हैवी का मतलब ये नहीं कि आप 1 या 2 रेपिटेशन में ही रहें और वो आपके लिए हैवी, उस पर आपकी मसल ग्रोथ होगी। नहीं, एक सर्टेन टाइम तक होगी, उसके बाद आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपको अपना मैक्स टेस्ट करना है तो 2 से 3 हफ्ते बाद टेस्ट करें हर बार, तब आपके लिए बेनिफिशियल और तब आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तब तक उसके पहले जो आप 2 और 3 हफ्ते कर रहे हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट या कोई भी वर्कआउट, उस वर्कआउट में आपको सिर्फ उसे 70-60% ही तक जाना है और 8 से 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन ही लेने हैं आराम से, मतलब जिसमें आपका निकल जाए 12 रेपिटेशन, 10 से 12 रेपिटेशन। ऐसा नहीं कि बहुत आराम से निकल गया, बिल्कुल तकलीफ लेते हुए अच्छे से आपका जब रेपिटेशन निकलेगा वो आपके लिए वेट अच्छा है। आप 6 रेपिटेशन तक भी जा सकते हैं कि मैक्सिमम आपने 6 रेपिटेशन मारे, इतना वेट ज़्यादा था, जैसे कि आप 80 तक जा सकते हैं, लेकिन 100 हर बार 100 लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर बार 100 लेंगे तो आपका 2 वार्म अप सेट लेंगे, एक सेट आप 100 का मार देंगे, उसके बाद आपका कोई मसल ट्रेन नहीं हुई आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपको तसल्ली हुई कि मैंने इतना वेट उठा लिया, लेकिन आपकी हाइपोट्रॉफी नहीं होगी। हाँ, आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो आपकी डिफरेंट चीज़ है, वो आप करिए, वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मसल ग्रोथ चाहते हैं तब हर बार अपना मैक्स ट्राई कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत वे है। 60-70% तक जाइए, अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर 10 से 12 रेपिटेशन बिल्कुल अपनी जान लगाकर, जब जो निकलते 12 रेपिटेशन वो निकालिए, तब आपका बेनिफिशियल है वो एक्सरसाइज। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज मैंने आपको चेस्ट के एक्सरसाइज के बारे में जितनी भी मिस्टेक्स थी अप्रॉक्सीमेटली वो मैंने सारी लगभग कवर करी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।